हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम सीजल 2024 के लिए इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हम साथ में सॉल्व करते हैं। और इसके पहले मैं 17 टेस्ट सॉल्व कर चुका हूं आप लोगों के साथ, और ये 18th नंबर का टेस्ट है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर। एरर फाइंड करना है हमें। फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज़ बिकमिंग स्फेयर्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। देखो इसमें मिस्टेक कहाँ पे है। मिस्टेक है बी पार्ट में। क्या मिस्टेक है? देखिए, जब भी कोई जनरल सेंटेंस लिखा जाता है ना, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है या प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो क्या बोला हमने कि सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो वो प्रेजेंट फॉर्मेट में है। दैट इज़ वाई अब यहाँ पे एक जनरल सेंस की बात है कि जो ड्रॉप्स होती हैं जब वो गिरती हैं तो सरफेस टेंशन की वजह से वो स्फेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो एक जनरल सेंस है। यहाँ पे इज़ बिकमिंग ना हो करके फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम spheres, right? So right answer is option B. Next question is, what is needed are people of good character। मतलब इसमें मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक है ऑप्शन बी में। ठीक है, क्या मिस्टेक है? जैसे देखिए, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि किस चीज़ की ज़रूरत है? ऐसे लोगों की जो कि अच्छे कैरेक्टर के हों। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है व्हाट इज़ नीडेड, सिंगुलर की बात कर रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे आर लिखा हुआ है, जबकि आर ना हो करके यहाँ पे होगा इज़। सिंगुलरिटी की बात कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की ही लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 अलॉयज हैव मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो ये तो आपने, मुझे लगता है सब कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में, इनफैक्ट जब से स्कूल से पढ़ते हुए आए हैं, और हम ये फॉर्मेट पढ़ते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 4 अलॉयज, यानी कि ये सिंगल की बात कर रहा है, 4 में से एक की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर 4 में एक की बात कर रहा है यानी कि वो सिंगुलर की बात कर रहा है, और सिंगुलर के लिए हैव ना हो करके वहाँ पे लगेगा हैज़। राइट, सो ऑप्शन बी में मिस्टेक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज अ यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेटेड ऑन June 1 टू ऑनर पेरेंट्स एंड देयर कमिटमेंट टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। क्या इसमें ऑप्शन सही होगा? ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्विंग, या फिर एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन तो बिल्कुल होगा ही नहीं। राइट आंसर एक्चुअली इसमें होगा ऑब्जर्वेंस। ठीक है, तो ऑब्जर्वेंस क्या होता है? जब किसी एक पर्टिकुलर रिचुअल के तौर पे, जब उसको एक सेरेमनी के तौर पे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब किसी चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके लिए यूज़ होता है ऑब्जर्वेंस, है ना। ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ऑब्जर्वेंस ऑफ रिपब्लिक डे। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 जून जो है वो कैसे मनाया जाता है? पेरेंट, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रह्मोस मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाई एन इंडो रशियन जॉइंट वेंचर आफ्टर 2 कंट्रीज एन एग्रीमेंट इन 1998। तो कह रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो डेवलपमेंट हुआ था, है ना, कैसे डेवलप की गई? जब इंडो रशियन जॉइंट वेंचर हुआ, जब दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया 1998 पे। देखो इसमें सिंपल सा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी राइट आंसर, साइंड होगा, क्योंकि साइन के बाद में कोई भी ऐसा प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है, तो 2 कंट्रीज साइंड एन एग्रीमेंट, आपने जनरल वे में पढ़ा भी होगा कि 2 कंट्रीज साइंड एन एग्रीमेंट, साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे साइंड होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाबहार इज द पोर्ट टू इंडिया ऑन द ईरानियन कोस्ट विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू मार्केट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। देखो हमने इतना पढ़ा है कि जब जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होता है, उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसमें जो सुपरलेटिव के पहले दा लगता है, यानी अगर दा लगा हुआ तो उसके बाद में कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव आएगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नियरेस्ट। तो चाबहार इज द नियरेस्ट पोर्ट टू इंडिया, है ना, ऑन द ईरानियन कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि हम सिनोनिम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का पहले हम मतलब जान लेते हैं। तो एंड्योर, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को एंड्योर करना, यानी कि सहन करना। ठीक है, मजबूती किसी चीज़ की। अब हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शंस आर कवर्डिस, आइडलनेस, इम्पोर्टेंस एंड करेज। क्या ऑप्शन सही हो सकता है? कवर्डिस क्या होता है? कायरता, तो कायरता तो होगा नहीं, इसका मिलता जुलता। आइडलनेस क्या होता है? मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया था। आइडल यानी कि एकदम इनएक्टिव, निष्क्रिय। तो आइडलनेस मतलब कि इनएक्टिविटी, आलसपन एक तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो वो भी होगा नहीं। इम्पोर्टेंस क्या होता है?
इम्पोर्टेंस एक्चुअली जैसे लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ पावर है ना, उसको इम्पोर्टेंस बोलते हैं, नपुंसकता जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो वो तो होगा नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, करेज। तो करेज किस में होता है, साहस किस में होता है, जो मजबूत होता है, जो चीज़ें बियर कर सकता है, जिसके अंदर एंड्योरेंस ज़्यादा होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लॉइटेशन का सिनोनिम बताना है। एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, जब हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं ना कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, या फिर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि लोगों का एक्सप्लॉइटेशन किया गया था, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन मीन्स मिसयूज़ है ना, जो इंटेंडेड उसका यूजेस है वो गलत है, ठीक है, मिसयूज़। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एक्सप्लॉइटेशन का मतलब मिसयूज़, ठीक है, बाकी अटैक, बॉम्बिंग, क्रिटिसिज्म नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमें ऑपोजिट बताना है। एंटोनिम की बात चल रही है, एलिविएट, लास्ट में ATE लगा हुआ है तो क्या होगा, वर्ब होगा, ध्यान रखिएगा। तो एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, ठीक है, कोई चीज़ बहुत स्ट्रांग है उसको कम कर देना। तो इसके एंटोनिम में क्या आ जाएगा, पैसिफाई, मॉलिफाई, एग्रावेट या फिर सूद। तो देखो, अगर हर एक शब्द का हम मतलब समझें तो पैसिफाई का क्या मतलब होता है, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, तो ये तो मिलता जुलता शब्द हो जाएगा, दिस ऑप्शन इज़ नॉट राइट। दूसरा है मॉलिफाई, मॉलिफाई क्या होता है, मॉलिफाई का भी मतलब होता है शांत करना, ठीक है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, एंगर में हो, तो उसको शांत करना, यानी कि उसको मॉलिफाई करना, तो ये भी इससे मिलता जुलता शब्द है, एंटोनिम नहीं हुआ। डी क्या है, सूद, सूद का भी मतलब होता है ना बहुत शांति भरा, बहुत शांत, काम, ठीक है, सूदिंग हम लोग बोलते हैं, हम बात करते हैं ना कि दैट वाज एक्चुअली वेरी सूदिंग म्यूजिक, यानी कि बहुत शांति वाला म्यूजिक, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज एक्चुअली ऑप्शन सी, एग्रावेट। एग्रावेट का ही मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना या भड़का देना, ठीक है, लास्ट में इसमें भी ATE लगा हुआ है, तो ATE लगा हुआ है तो क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्रेस। रिड्रेस का क्या मतलब होता है, रिड्रेस का एक्चुअल में मतलब होता है किसी चीज़ को कोई चीज़ अगर गलत हो रही है, अनफेयर हो रही है, तो उसको करेक्ट करना, ठीक है, उसमें सुधार करना, ठीक करना, वो रिड्रेस होता है। इसका उल्टा क्या होगा, हेल्प करना, तो मिलता जुलता हो जाएगा, नहीं होगा। क्योर, क्योर का भी मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना, तो वो भी नहीं होगा इसका उल्टा। कंपनसेशन, कंपनसेशन का भी मतलब होता है किसी न किसी तरीके से उसको पॉजिटिवली एक्ट किया जा रहा है, यानी कि हम बोलते हैं ना कि मुआवजा देना, कंपनसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति करना या मुआवजा देना, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पेनल्टी। पेनल्टी में हम क्या करते हैं, और बुरा कर देते हैं, है ना, कोई चीज़ किसी ने गलत किया उसके लिए हमने दंड दे दिया, तो हमने क्या किया, रिड्रेस नहीं किया, उसमें पेनल्टी दे दी, तो रिड्रेस का उल्टा पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शब्द की स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है, जो शब्द हैं डिह्यूमनाइजिंग, जस्टिफिकेशन, इंडोर्समेंट एंड फोर्टुइटस। देखो, हर एक शब्द का मतलब समझ लेते हैं। डिह्यूमनाइजिंग क्या होता है, डिह्यूमनाइजिंग का मतलब होता है अमानवीय, जैसे हम आए दिन सुनते रहते हैं ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने अमानवीय कृत्य किया, यानी कि समथिंग दैट इज़ नॉट रिलेटेड एक्चुअली ह्यूमन बीइंग। जैसे आए दिन सुनने में आता ना कि कहीं पे कोई मर्डर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो बहुत अमानवीय तरीके से अगर कुछ किया जाता है तो वो होता है डिह्यूमनाइजिंग, ठीक है। दूसरा है जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन मतलब होता है सफाई देना, ये इसकी भी स्पेलिंग सही है हालांकि। इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रूव करना, किसी चीज़ में समर्थन देना, तो इन तीनों के एक्चुअली स्पेलिंग सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फोर्टिशियस की स्पेलिंग गलत है। इसमें स्पेलिंग क्या होगी, जो इसमें लिखा हुआ है ना RT, टी के बाद में U के बाद में I आएगा, फिर TOUS, ठीक है, तो फोर्ट्यूटस इसको बोला जाता है, ठीक है। फोर्ट्यूटस का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से हो जाना, बाई चांस हो जाना, लक बाई चांस, आकस्मिक जिसको हिंदी में कहते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड फोर्ट्यूटस, फोर्ट्यूटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है, इडियम या फ्रेजेस का मतलब बताना है, आगे 3 क्वेश्चंस में, 12 से 14 क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। तो हे का मतलब क्या होता है, हे का मतलब होता है भूसा या फिर सूखी घास, तो जब सूरज चमक रहा है तब भूसा बनाना। इसको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, देखो एक्चुअल में इसका मतलब होता है टेक एडवांटेज, है ना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो इसको ऐसे समझो कि गांव में होता ना कि जब गेहूं कटता है तो भूसा बनाया जाता है उसका, और आदमी डरता है कि बारिश ना हो जाए, अगर बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, भूसा ख़राब हो जाएगा, भूसा बन नहीं पाएगा, फिर जानवरों के लिए चारा नहीं इकट्ठा हो पाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, जब बारिश का मौसम नहीं होता, यानी कि जब बारिश का माहौल नहीं होता है, सूर्य निकला हुआ होता है, तब हम क्या करते हैं कि भाई सूर्य अच्छा निकला हुआ है, मौसम साफ़ है, एक काम करो भूसा बना लो,
वरना बारिश हो जाएगी तो सब बेकार हो जाएगा। इट मीन्स कि जब सूरज चमक रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, भूसा बना रहे हैं। इट मीन्स कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। टेक एडवांटेज, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निप इन द बड। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा इडियम है। इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शंस आर पुट एन एंड, टू ग्रो, इनफेक्टिव, विजिलेंट। अच्छा, विजिलेंट क्या होता है? विजिलेंट का मतलब होता है चौकस रहना, इसी से शब्द बनता है विजिलांटी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर वेब सीरीज़ वगैरह में इंटरेस्ट रखते होगे तो डीसी कॉमिक्स की एक वेब सीरीज़ आती है शायद एरो नाम से। तो दैट प्रोटैगनिस्ट जो हीरो होता है, जो एरो होता है, वो अपने आप को विजिलेंटी बुलाता है। मीन्स कि जो गलत हो रहा है आसपास के एरिया में, जो शहर में गलत हो रहा है, मैं चौकन्ना होकर के मैं उसको ठीक करूँगा। तो ही इज़ वर्किंग एज ए विजिलेंटी। तो विजिलेंट होगा नहीं, इनफेक्टिव होगा नहीं, टू ग्रो नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पुट एन एंड, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। और मतलब कोई चीज़ बड़ी ना हो, कोई चीज़ फैले ना, उसको पहले ही ख़त्म कर दो। ये होता है निप इन द बड। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो? निप क्या होता है? निप का एक्चुअल में लिटरल मीनिंग होता है किसी छोटा सा काट देना, है ना, उसमें बाइट करना। और बड क्या होता है? कली होती है, कोई जो फूलों की कली होती है ना, उसको बड कहते हैं। तो इसको ऐसे याद करो कि जो फूल है ना, मतलब जो कली है, वो फूल बनने के पहले अगर हमने उसको काट दिया तो वो क्या होगा? फूल नहीं बन पाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। अगर कली को हमने काट दिया, उसमें डैमेज दे दिया, तो वो फूल नहीं बन पाएगा। इट मीन्स कि हमने उसको फूल बनने के पहले ही कली को डैमेज कर दिया। इट मीन्स कि हमने उसको एंड कर दिया। इट मीन्स कि हमने निप इन द बड यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक ऑफ कलर्स। देखो, लुक ऑफ कलर्स का क्या मतलब होता है? इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। टू बिकम अनहेल्दी, टू फेड, टू बिकम ब्लाइंड, या फिर टू हैव कलर ब्लाइंडनेस। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा, राइट आंसर इज टू बिकम अनहेल्दी। अच्छा देखो, एक चीज़ ऐसा समझो, इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे लुक ऑफ और लुक ऑफ कलर्स। तो एक अलग से फ्रेज़ होता है लुक ऑफ। लुक ऑफ का क्या मतलब होता है? जैसे आपने देखा होगा कि वो आपको चक दे इंडिया मूवी याद है, जिसमें जो हीरो होता है वो जो गोलकीपर होता है उससे कहता है, मतलब बेसिकली ऐसा होता है ना कि तुम्हें देखना कहीं और है, गोल कहीं और मारना है। इससे क्या होगा कि जो सामने वाला होगा, जो गोल को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये देख तो कहीं और रहा है, तो वो प्रोटेक्शन उसी साइड में देगा जाके। बट आप क्या कर रहे हो? देख कहीं और रहे हो, सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए, बट गोल कहीं और मार दिया, ठीक है। तो ये होता है लुक ऑफ, यानी कि सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए जो एक्चुअल जगह है वहाँ अपना देख करके कहीं और देख रहे हो, ताकि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए और आपका काम हो जाए। ये होता है लुक ऑफ का मतलब, ठीक है। बट लुक ऑफ कलर्स का क्या मतलब होता है? लुक ऑफ कलर्स का मतलब होता है बीमार होना या अनहेल्दी होना, ठीक है। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, जब कोई बीमार होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि यार देखो कैसे रंग उतर सा गया है ना। तो ऑफ कलर हो गया है, रंग उतर जाना मतलब बीमार हो जाना, अनहेल्दी हो जाना, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। व्हेन ही फेल डाउन द डिच ही शाउटेड विद ऑल हिज माइट सो दैट टू कैच समवंस अटेंशन। तो जब वो खाई में गिरा तो अपनी पूरी ताकत लगा के चिल्लाया ताकि किसी का ध्यान उस पर आए, ठीक है। इसमें मिस्टेक क्या है, यानी कि इंप्रूवमेंट क्या करना है? राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, सो एज टू कैच। देखो, सो दैट जब भी यूज़ होता है ना, तो दैट के बाद में इन्फिनेटिव टू नहीं यूज़ होता, ठीक है। और यहीं से ही ये इम्प्रूवमेंट आ जाता है। और हमेशा याद रखिएगा, सो दैट तो होता ही है, बट सो के बाद में एज भी आता है। और जब सो एज आता है तो उसके बाद में ये जो टू लगा हुआ है ये सही सेंस देता है, ठीक है। सो एज टू कैच समवंस अटेंशन, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्पैरिटी। अच्छा, डिस्पैरिटी क्या होता है? डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, हिंदी में बोलते हैं विषमता, इनइक्वलिटी, ठीक। द डिस्पैरिटी बिटवीन द अर्निंग्स ऑफ द पुअर एंड द रिच हैज़ वाइडन इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। क्या मिस्टेक है? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? एग्जैक्टली यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है ना। अगर हैज़ लिखा हुआ है इट मीन्स कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वाइडन जो है, वाइडन का मतलब होता है फैलाना या बढ़ाना, ठीक है, विस्तार करना। और इसकी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ना हो करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एंड दैट इज़ वाई राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ठीक है। तो द डिस्पैरिटी बिटवीन द अर्निंग्स ऑफ द पुअर एंड द रिच हैज़ वाइडेंड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, ठीक है। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि गरीब और अमीर के बीच में जो असमानता है वो पिछले कुछ दशकों में और बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ टीचिंग एब्स्ट्रैक्टेड कॉन्सेप्ट्स वी शुड टेल स्टोरीज ऑफ रियल पीपल सो दैट द ऑडियंस कैन आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर्स। देखो, इसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हो सकता है?
एक्चुअली में इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है एब्स्ट्रैक्टेड। देखो कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट्स क्या है, नाउन है, नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं, तो एडजेक्टिव क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ना कि एब्स्ट्रैक्टेड। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या होगा, इंस्टेड ऑफ टीचिंग एब्स्ट्रैक्टेड कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे होगा इंस्टेड ऑफ टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट इन रियल। एब्स्ट्रैक्ट जैसे जो ग्रामर हम पढ़ते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, यानी कि जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, है ना, उन सब वो सब कौन से नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, यानी कि वो इन फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि मनगढ़ंत, यानी कि जो रियलिटी में नहीं है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बताने के बजाय अगर ऑडियंस को रियल पीपल की स्टोरी सुनाई जाए, रियल लोगों की अगर कहानियाँ सुनाई जाए, तो ऑडियंस ज़्यादा उन कैरेक्टर से रिलेट कर सकेगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, इंस्टेड ऑफ टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है 3 क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन है थिंग्स दैट आर ऑलरेडी ट्विस्टेड टुगेदर, ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी एक दूसरे में ट्विस्टेड हैं, गुथी हुई हैं, उनके लिए एक शब्द क्या यूज़ होता है, मजेस्टिक, इंटरट्विन्ड, इंटरमिटेंट या फिर इंटिमिडेटेड। क्या होगा, मजेस्टिक का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा ना कि किसी राजा महाराजा के लिए क्या यूज़ करते हैं, योर मजेस्टी, है ना, तो मजेस्टिक का मतलब होता है तेजस्वी, जिसमें बहुत तेज होता है, प्रभावशाली। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इंटरमिटेंट क्या होता है, आपने एक एक फ्रेज़ सुना होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं लोग, तो इंटरमिटेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रुक जाना और फिर अगेन शुरू हो जाना। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि कुछ समय के लिए हम खाना नहीं खाते और फिर अगेन खाना शुरू कर देते हैं, फिर कुछ समय के बाद फिर खाना नहीं खाते हैं कुछ समय के लिए, फिर शुरू कर देते हैं खाना, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट वही होता है, तो इंटरमिटेंट तो होगा नहीं। इंटिमिडेटेड क्या होता है, तो देखो टिमिड से बना है, टिमिड का क्या मतलब होता है, कायर, और इंटिमिडेट मतलब किसी को धमकाना, किसी को डराना, किसी को कायर कायर बना देना, डराना धमकाना, है ना, किसी को डरा धमका दोगे तो वो ऑलरेडी परेशान हो जाएगा बेचारा और डर जाएगा। ठीक है, तो इंटिमिडेटेड भी नहीं होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटरट्विन्ड। ठीक है, इंटरट्विन्ड का ही मतलब होता है एक दूसरे में गुथा हुआ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेबल टू बी रिमूव्ड, जिसको हटाया ना जा सके, तो ऑप्शंस हैं इंडिजेंस, ठीक है, ऑप्शंस आर इंडिजेंस, एरोगेंस, इंडेलिबल, इंसिजन। क्या उत्तर सही होगा, इंडिजेंस क्या होता है, इंडिजेंस का मतलब होता है निहायती गरीब, बहुत ही ज़्यादा गरीब, ठीक है, निर्धन जिसको बोलते हैं, तो वो तो होगा नहीं। एरोगेंस क्या होता है, एरोगेंस होता है अहंकार, घमंड, ये भी नहीं होगा। इंसिजन क्या होता है, इंसिजन होता है जब मेडिकली किसी की बॉडी में कोई चीरा लगा है, जैसे होता है ना कि मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है, अब उसमें मान लो किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, अब उसमें मेडिकल जब उसमें सर्जरी की जाती है तो हल्का सा चीरा लगाया जाता है ना, तो उस पर्टिकुलर जो चीरा लगाया जाता है थोड़ा सा, उसको इंसिजन बोलते हैं। ठीक है, मेडिकल कटिंग, तो वो तो होगा नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इनडिलिबल। इसको ऐसे ये बना है पता है किससे, डेल से, डिलीट उसी से बनता है। डिलीट का मतलब होता है हटा देना, और जब इसमें इन लग गया यानी कि नेगेटिव हो गया, इनडिलिबल, तो डिलिबल वो हो गया जिसको डिलीट किया जा सके, जिसको हटाया जा सके। इनडिलिबल क्या हो गया, जिसको ना डिलीट किया जा सके, एंड दैट इज़ वाई राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जैसे हम बोलते हैं ना, सिक्योर का उल्टा इनसिक्योर, फॉर्मल का उल्टा इनफॉर्मल, है ना, तो ह्यूमेन का उल्टा इनह्यूमेन, वैसे ही डेलिबल का उल्टा इनडेलिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं उनसे डिससेटिस्फाई अगर जो व्यक्ति होता है उसके लिए क्या शब्द यूज़ होता है। ऑप्शंस है फडी डडी, माल कंटेंट, मैमथ या फिर फ्रेजाइल। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने फडी डडी का मतलब बताया था, वो क्या होता है, इसी के जस्ट उल्टा होता है, यानी कि वो मॉडर्न आइडियाज़ से उनको प्रॉब्लम होती है, जो पहले से चला आ रहा है उसके लिए वो एकदम सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, मैमथ क्या होता है, मैमथ का मतलब होता है बहुत विशाल का, बहुत बड़ा। ठीक है, फ्रेजाइल क्या मतलब होता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत नाजुक, जो टूटने योग्य हो, है ना। या आप कभी जब ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो कोई ऐसी चीज़ जब शॉपिंग करते हैं कि जो जो टूटने उठने का डर होता है, तो उसके ऊपर एक लेबल लगाया जाता है कि दिस आइटम इज़ फ्रेजाइल, इसको प्रॉपरली हैंडल करो क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो टूटने वाली हैं। ठीक है, नाजुक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माल कंटेंट। तो इसको एक शब्द में हिंदी में विद्रोही भी बोलते हैं, जो असंतुष्ट हो, जो चीज़ें चल रही हैं पहले से उसमें उसके खिलाफ वो हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं माल कंटेंट।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने पैसेज पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है, फ़िलॉसफी से रिलेटेड पैसेज है। कभी मौका मिलेगा अगर फ़िलॉसफी पे बात करने का तब हम डीपली बात करेंगे, बट अभी जो है अभी हम पैसेज के हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि हमें कम समय में क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। शून्यता इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन बुद्धिस्ट फिलोसफी, मोर स्पेसिफिकली इन द ऑन्टोलॉजी ऑफ महायान बुद्धिज्म। अच्छा, ऑन्टोलॉजी क्या होता है? ऑन्टोलॉजी एक शब्द होता है, इट इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स दैट डील्स विद द नेचर ऑफ बीइंग, ठीक है। तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं, बट हाँ ऐसे पढ़ते चलो। फ्रॉम ओके, फॉर्म इज़ एम्प्टीनेस एंड एम्प्टीनेस इज़ फॉर्म। देखो बुद्धिज़्म ना एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है निहिलिज्म की। अगेन आई विल से कि हम कभी इस पे और बात करेंगे, अभी हम पैसेज को पढ़ते हैं। फॉर्म इज़ एम्प्टीनेस एंड एम्प्टीनेस इज़ फॉर्म, दिस इज़ द पैराडॉक्स। अच्छा, पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं ना, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। जैसे हिंदी में विरोधाभास होता है ना, कैसे इसको ऐसे समझो, जैसे हम बोलते हैं ना आजकल माई वीकनेस इज़ माई स्ट्रेंथ, तो मेरी कमजोरी मेरी क्या है? मेरी ताकत है। तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हुआ ना कि माई वीकनेस इज़ माई स्ट्रेंथ। वैसे ही जैसे एक बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये फ्रेज़ है, अंतः अस्ति प्रारंभ, है ना, कि अंत ही प्रारंभ है। यानी कि दोनों ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, हालांकि वो अलग फिलोसफी है दैट एक्चुअली हैज़ सम वैल्यू। उसमें वो अगर बहुत डीप लेवल पे जाओगे तब उसके अलग अर्थ निकल के आएंगे, बट ऑन अ जनरल नोट कि लिखा हुआ है अंत ही प्रारंभ है, तो एक दूसरे का ऑपोजिट लग रहा है ना, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ कॉन्सेप्ट। एम्प्टीनेस इज नॉन एग्जिस्टेंस बट नॉट नथिंगनेस, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ नॉट नॉन रियलिटी, ठीक है। इट इज़ नॉट नॉन रियलिटी। एम्प्टीनेस मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट एनिमेट और इनएनिमेट डज नॉट हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली। आगे है, इट हैज़ इट्स मीनिंग एंड एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन ऑल द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स इट इज़ मेड ऑफ कम इनटू प्ले एंड वी कैन अंडरस्टैंड एंड इम्प्यूट इट्स एग्जिस्टेंस क्लियरली, ठीक। द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस इज ऑफन टेकन एज निहिलिज्म। Nihilism as a concept means that reality is unknown and unknowable and that nothing exists, ठीक है। Plato held the view that there is an ideal essence in everything that we have ground us, whether animate or inanimate. The Dalai Lama says that shunyata is the absence of an absolute essence or independent existence, ठीक। आगे बढ़ते हैं। If a thing exists, it is because of several other factors. One might as well ask, is it possible to have a partless phenomenon? According to the Madhyamika school of thought, there can be no phenomenon without constituents. Every phenomenon in the universe has to have parts or constituents to come into being. The Dalai Lama says, as your insight into the ultimate nature is deepened and enhanced, you will develop a perception of reality from which you will perceive phenomena and events as sort of illusory, and that mode of perceiving reality will permeate all your interactions with reality. देखो रियलिटी नॉन रियलिटी पे बात चल रही है। अगेन आई विल से कभी फिलोसफी की बात करनी होगी तो हम अलग से बात करेंगे, उसमें और मज़ा आएगा। बट अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हम इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइमली करना है। तो पहला क्वेश्चन है, निहिलिज्म इज कंसर्न विद द फैक्ट दैट, निहिलिज्म किस चीज़ से कंसर्न है? नो वन नोज एनीथिंग अबाउट रियलिटी, नो वन कैन नो एनीथिंग अबाउट रियलिटी, इन रियलिटी नथिंग एग्जिस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर ऊपर जाओगे जहाँ पे निहिलिज्म के बारे में लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको मिलेगा, निहिलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट मीन्स दैट रियलिटी इज अननोन एंड अननोएबल एंड दैट नथिंग एग्जिस्ट्स। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस लिखे हुए हैं तीनों राइट हैं, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द दलाई लामा इज़ ऑफ द व्यू, दलाई लामा किस व्यू को सपोर्ट करते हैं? एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ एन आइडियल एसेंस इन एवरीथिंग, या फिर द डीप इनसाइट इनटू द अल्टीमेट नेचर डेवलप्स अ परसेप्शन अबाउट नॉन रियल थिंग्स, या फिर शून्यता इज़ द एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, या फिर देयर कैन बी नो फिनोमिनन विदाउट कंस्टिट्यूएंट्स। तो अगर हम पैसेज में जाएँ, दलाई लामा के बारे में पढ़ें, तो दलाई लामा क्या कहते हैं? दैट शून्यता इज़ द एब्सेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट एसेंस और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो क्या ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। शून्यता इज द एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महायान बुद्धिज्म डील्स मेनली विद, महायान बुद्धिज्म मेनली किस चीज़ से डील करता है? नॉन एग्जिस्टेंस, नथिंगनेस, शून्यता, या फिर ऑल द अबव एक्सेप्ट
बी। तो महायान बुद्धिज़्म की अगर हम बारे में बात करें तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे महायान बुद्धिज़्म लिखा हुआ है ना, इधर, ठीक है। महायान बुद्धिज़्म किसके बारे में बात करता है? एम्प्टीनेस के बारे में बात करता है, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है, नॉट नथिंगनेस, नथिंगनेस के बारे में बात नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो नथिंगनेस ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है। शून्यता के बारे में बात करता है, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। शून्यता, शून्यता सबसे पहला शब्द है ही। तो महायान बुद्धिज़्म किसके बारे में बात करता है? शून्यता के बारे में बात करता है और एम्प्टीनेस के बारे में बात करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि नॉन एग्जिस्टेंस तो ऑलरेडी लिखा ही था, तो शून्यता और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव एक्सेप्ट बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस से रिलेटेड क्या है? द ऑब्जेक्ट कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टीनेस हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एम्प्टीनेस कवर्स ओनली नॉन लिविंग थिंग्स हैविंग नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एम्प्टीनेस इन नॉन रियलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो आते हैं एम्प्टीनेस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टीनेस इज नॉन एग्जिस्टेंस बट नॉट नथिंगनेस, ठीक है। एम्प्टीनेस मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट एनिमेट और इनएनिमेट डज नॉट हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली। तो एम्प्टीनेस का मतलब क्या है कि कोई चीज़ चाहे वो एनिमेट हो या फिर इनएनिमेट हो, उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर हम ऑप्शन में आते हैं तो क्या लिखा हुआ है? द ऑब्जेक्ट कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टीनेस हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परमिएट एज यूज्ड इन द पैसेज। परमिएट का क्या मतलब होता है? आपने स्कूल में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एसपीएम के बारे में। एसपीएम क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन ये होता है जो आरओ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो परमिएट का मतलब होता है कोई चीज़ छन के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, ठीक है। टू पास थ्रू, एक्चुअली में द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू पास थ्रू। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है? तो एक झिल्ली होती है ना, जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? वो पानी को फिल्टर करती है, ठीक है। तो परमिएट होता है पानी उसमें से, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ वो पास करता है, राइट। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपकी प्रिपरेशन में, आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर आपके लिए पॉजिटिव रहा, फ्रूटफुल रहा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। प्लस आपका जो भी स्कोर आया है वो आप कमेंट बॉक्स में एंटर करिए। और साथ ही साथ कल मैंने इसके पहले वाले जो टेस्ट सॉल्व कराया था उसमें 2 क्वेश्चन पूछा था, ये सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हालांकि मैं इसका आंसर बता देता हूँ। लग्जूरेंट क्या होता है? लग्जूरेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ इन एबंडेंट अमाउंट। तो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, है ना। खास करके ये यूज़ होता है हरियाली के मामले में। जैसे अमेज़ॉन के जंगलों की अगर बात करें तो वहाँ वेजिटेशन क्या है? लग्जूरेंट वेजिटेशन है ना। तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। तो लग्जूरेंट का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? अबंडेंट, यानी कि प्रचुरता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंटेंकरस। कैंटेंकरस क्या होता है? कैंटेंकरस ये एक पर्सनालिटी टाइप है, लास्ट में ओयूएस लगा हुआ है, एडजेक्टिव है। तो कैंटेंकरस का क्या मतलब होता है? कैंटेंकरस ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जिसको हम एक शब्द में बोलें तो जो चिड़चिड़ा बहुत व्यक्ति होता है ना, झगड़ालू टाइप का चिड़चिड़ा व्यक्ति, वो होता है कैंटेंकरस, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैंसरस क्या होता है? कैंसरस इज समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू कैंसर। फेरोशियस क्या होता है? फेरोशियस का मतलब होता है खूंखार या क्रूर या फिर भयंकर। फिजीपैरस क्या होता है? तो फिजीपैरस समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू डिवीजन। जैसे हम बात करते हैं ये फिजी जो शब्द है ये कहाँ से आया? आपने सुना होगा न्यूक्लियर फिजन होता है ना। तो उसमें पार्ट्स में टुकड़ा होता है ना, इट इज़ टॉकिंग अबाउट पार्ट्स। तो फिजीपैरस का वही मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग दैट इंटेंट्स टू बिकम इन पार्ट्स, ठीक है। तो ये थे इसके पहले वाले के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर और जो टेस्ट अभी हमने सॉल्व किया उसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में एंटर करिएगा। तो क्वेश्चन है ओनस, इसका इन सब का हमें सिनोनिम बताना है। ओनस का सिनोनिम बताना है, डेरिजन का सिनोनिम बताना है, ट्राइट का सिनोनिम बताना है, ठीक है। एंटर करिए अपने रिस्पॉन्सेज और अपना स्कोर। तब तक के लिए वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।